नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी पंजाब का सेहत से जुड़ा प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा। मैं हूं आपके साथ नीलम सैनी। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, यानी कि जिसके पास एक स्वस्थ और फिट शरीर है उसके पास जिंदगी में सब कुछ है। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा गहना होता है। पर क्योंकि इंसानी शरीर है, कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त पर किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई बीमारी हमारे शरीर को ज़रूर घेर लेती है। पर इससे डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाके हम उस बीमारी का सही तरीके से इलाज करवा सकते हैं। आज हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में। एलर्जी सुनने में शायद एक बहुत कॉमन शब्द लग सकता है, पर अगर हम इसकी गंभीरता को ना समझें तो कभी कभी ये एलर्जी जानलेवा भी साबित हो सकती है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सही समय पर सही डॉक्टर के पास जाके सही ट्रीटमेंट करवा के हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो आज हम एलर्जी के बारे में ही बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जैरत पैथ लैब्स और एलर्जी टेस्टिंग सेंटर से डॉक्टर प्रशांत जैरत, जो कि एमडी पैथोलॉजी है। उनका स्वागत करते हैं और बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रशांत, क्योंकि एलर्जी की बात हो रही है और जैसा कि हमने कहा कि हम आम भाषा में अगर देखें, आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो बहुत कॉमन भी ये है। कभी कोई कह देता है कि मुझे स्किन में खारिश हो रही है, कभी किसी को किसी फूड से एलर्जी हो जाती है या किसी ख़ास चीज़ से एलर्जी हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एलर्जी आखिर होती क्या है, आप इसे कैसे डिफ़ाइन करेंगे? एलर्जी के बारे में हम सब ने सुना है कि हमें एक कॉमन टर्म हो गया हमारी ज़िंदगी में कि एलर्जी है। ठीक है, एलर्जी एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। दोनों चीज़ों में इस दोनों केस में एलर्जी होती है। एलर्जी में क्या होता है कि जब शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट करती है स्किन, अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट करती है शरीर के अंदर, जिसमें कि कॉमनली ये स्किन की एलर्जी के फॉर्म में बाहर आती है। स्किन की एलर्जी के फॉर्म में कई बार किसी को छपाकी होती है या किसी को खारिश होती रहती है स्किन पे, या किसी को स्किन पे एक्जिमा हो जाता है, तो ये एक स्किन की एलर्जी होती है। फिर दूसरी फॉर्म में हम देखते हैं कि लोगों को छींके जुकाम आता है, फिर उसके बाद दमा की शिकायत होती है, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ एलर्जी है। और तीसरी एलर्जी होती है फूड की, खाद्य पदार्थ से, जैसे खाने पीने की चीज़ से हमें एलर्जी हो जाती है। तो ये कॉमन फॉर्म्स ऑफ एलर्जी हैं। और बेसिकली एलर्जी जो है हमारी इम्यूनिटी की डिसरेगुलेशन है, कि हमारा इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर की रोग प्रतिरोध क्षमता है वो चेंज हो जाती है। यानी कि एलर्जी इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करती है। अगर वो सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगा तो हम एलर्जी को देख सकते हैं कि वो हमें घेर सकती है। डॉक्टर, एलर्जी की जैसे आपने बात की, तो क्या ये उम्र के किसी भी पड़ाव में हो सकती है या फिर बचपन से ही किसी इंसान को इसकी शिकायत होना शुरू हो जाती है? मैम, एलर्जी एक ऐसी बीमारी है जो उम्र में कभी भी हो सकती है। कि जैसे अब आप इंडिया में रहते हैं तो आपको किसी टाइम पे कोई एलर्जी नहीं थी, अब आप कनाडा शिफ्ट हुए तो उसके बाद आपको बहुत सारी एलर्जी शुरू हो गई। एलर्जी शुरू होने का मतलब कि आपको यहाँ आके छींकों की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, या आपको दमे की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, खाने पीने से आपको स्किन पे रैशेज होने शुरू हो गए, या फिर आपको किसी की चीज़ के खाने से पेट में तकलीफ शुरू हो गई। तो एलर्जी ऐसा नहीं कि बचपन से चलने वाली एक बीमारी है कि जैसे बचपन में हमें कोई एलर्जी थी तभी हमें एलर्जी होगी। एलर्जी एक ऐसी बीमारी है जो उम्र में किसी भी पड़ाव पे शुरू हो सकती है। स्किन एलर्जी की जैसे आपने बात की, और ये बहुत कॉमन भी है, लोग इसे बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। तो स्किन एलर्जी क्या सिर्फ स्किन पर खारिश होना, इसे हम एलर्जी का नाम देंगे, या इसके भी अलग अलग रूप हैं? मैम, जो स्किन की एलर्जी है उसके कई तरह के रूप हैं। स्किन की एलर्जी सबसे कॉमन तो जैसे कहते हैं छपाकी, या स्किन पे धब्बड़ हो जाना, अगर हम पंजाबी में कहते हैं कि उस धब्बड़ हो जाते हैं, तो वो एक तरह की एलर्जी, जैसे अर्टिकेरिया भी कहते हैं स्किन पे, कि खारिश होती है, लाल लाल से चकते हो जाते हैं पूरी शरीर पे, तो वो एक तरह की स्किन की एलर्जी है। फिर उसके बाद सिंपल प्लेन खारिश होना शरीर पे बार बार, जैसे शाम को हम लोग कई बार होते हैं कि शाम को हम आके अपने कपड़े चेंज करते हैं तो उस टाइम पे खारिश शुरू हो जाती है, वो भी एक फॉर्म ऑफ स्किन एलर्जी है। फिर तीसरी स्किन एलर्जी होती है एक्जिमा, जिसकी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं एक्जिमा की। एक्जिमा भी एक तरह की स्किन की एलर्जी है। एक्जिमा में हमें बैठे बैठे खारिश हो जाती है और काले काले से निशान हो जाते हैं। इसकी कई तरह की एक्जिमा की वैरायटी होती है, जैसे डिस्कॉर्ड एक्जिमा होता है, फिर उसके बाद दूसरे एक्जिमाज होते हैं, क्रॉनिक एक्जिमा होता है। तो ये अलग अलग तरह के एक्जिमाज होते हैं। फिर उसके बाद देखा गया है कि एक और मैनिफेस्टेशन होती है स्किन की, जिसको कि एंजियोइडीमा कहते हैं। एंजियोइडीमा में क्या होता है कि जैसे अब किसी को मूंगफली से, किसी को दूध से एंजियोइडीमा होता है, नट से एंजियोइडीमा होता है,
तो उसमें खाते ही लाल लाल से चकते हो जाते हैं और होंठ सूज जाते हैं और सांस की तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। बहुत ही खाद्य पदार्थ से। बहुत खास खाद्य पदार्थ से और बहुत ही सिवियर होता है एंजियोडीमा। एंजियोडीमा की फर्दर आगे 2-3 तरह की वेराइटीज होती हैं। एक तो होता है जो बचपन से एंजियोडीमा होता है, जिसको कि हम हेरिडिटरी एंजियोनेरोटिक एडिमा कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों में ही शुरू हो जाता है। फिर एक रेगुलर एंजियोडीमा होता है जो लेट स्टेज पे आके शुरू हो जाता है। वो जैसे अब मैंने जैसे बात करी कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट हुए और वहाँ पे मौसम डिफरेंट होने के कारण कई लोगों को एंजियोडीमा शुरू हो जाता है, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ स्किन एलर्जी है। तो ये बेसिकली स्किन एलर्जी के कई तरह के रूप और वो मैनिफेस्टेशंस होती हैं बॉडी में। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि स्किन एलर्जी के काफ़ी तरीके के रूप होते हैं, काफ़ी तरीके के सिम्टम्स होते हैं, पर कोई इंसान कैसे पहचाने कि ये उसको एलर्जी ही है? क्या सिर्फ खारिश होना एलर्जी का एक लक्षण है? एलर्जी के कई लक्षण हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि खारिश एक सिम्टम है एलर्जी का। इसी तरह से एलर्जी के और भी कई सिम्टम होते हैं, जैसे स्किन का लाल होना, ठीक है, स्किन का फूल जाना किसी तरह से, या कोई ऐसी ईचिंग होना जो बार बार हो और ठीक ना हो, फिर उसके बाद काले काले निशान हो जाना स्किन पे, और उसके बाद स्किन कई बार क्या होता है कि कई लोगों की स्किन शेड करती है, स्किन वहां से उतरनी शुरू हो जाती है और छिलके उतरने शुरू हो जाते हैं। कुछ जो सिवियर फॉर्म ऑफ ऐसा होता है तो उसको सोराइसिस भी कहते हैं हम, और कई जो रेगुलर फॉर्म्स होते हैं उसमें सिंपल ये एक्जिमा भी कहते हैं इसको। तो ये अलग अलग तरह के सिम्टम्स हैं जो एलर्जी के होते हैं। डॉक्टर साहब, ये सवाल पूछना आपसे बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आप जेरथ पैथ लैब्स को ओन करते हैं, एलर्जी टेस्टिंग सेंटर है जो कि, तो इससे टेस्ट करने के लिए क्या खास तरीके का कोई टेस्ट होता है जिसे करवाया जाता है? मैम, जेरथ पैथ लैब को मैंने अपनी एमडी शुरू करने के बाद एलर्जी टेस्टिंग सेंटर का ये काम मैंने ऑलमोस्ट 10-15 साल पहले शुरू किया था। तो इसमें बेसिकली पहले तो हमारा एक जलंधर से शुरू किया हुआ है हमने ये अपना सेंटर। उसके बाद हमारे अब पूरे इंडिया में हमारे 1600 सेंटर हैं एलर्जी के। हमारे जितने भी क्लिनिक हैं 1600, इसमें बेसिकली एलर्जी का इलाज किया जाता है और एलर्जी का उसके बाद डायग्नोज किया जाता है कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। तो इसके लिए हमने बहुत साल पहले, अब हम इसमें कई टेक्निक्स आती गई, नए नए एडवांसमेंट्स होते गए। सबसे पहले जो हम एलर्जी टेस्ट करते थे उसको कहते थे हम स्किन प्रिक टेस्ट। उसमें हम पेशेंट के यहाँ पे डॉट लगा के, सुइयाँ लगा के टेस्ट करते थे और देखते थे कि एलर्जी किस चीज़ से है। उसके बाद हमारे पास एक नई टेक्निक आई जिसको कि रास्ट टेक्निक कहते थे। रास्ट के बाद उसमें ब्लड लिया जाता था, ब्लड में डायग्नोज किया जाता था कि कौन सी एलर्जीज का लेवल बढ़ा हुआ है। उस एलर्जी के लेवल को स्पेसिफिक आईजी लेवल्स कहते थे। और अब उसके बाद और भी लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं, जिसके बाद हमारे पास एलिया टेक्नोलॉजी आ गई है और उसके बाद हमारे पास फादिया टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें कि हम सिंपल ब्लड लेके पेशेंट का उसको बता सकते हैं कि उसे किस चीज़ से एलर्जी है। और यही टेस्ट हम पूरे इंडिया में अपने 1600 सेंटर्स में करते हैं। इसके अलावा इन्हीं 1600 सेंटर्स में ना ही केवल टेस्ट किया जाता है, उसके अलावा उसका इलाज भी किया जाता है। क्योंकि टेस्ट तो एक चीज़ है कि टेस्ट में तो आप पेशेंट को बता दोगे कि उसको किस चीज़ से एलर्जी है, कारण पता लग जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि कारण पता करने के बाद उसका इलाज करना, बिल्कुल सही तरीके से इलाज करना। तो उसके लिए पेशेंट को प्रिकॉशंस भी बताई जाती हैं कि ये चीज़ों से खाने में बंद करनी है ताकि वो एलर्जी से दोबारा ना हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने एलर्जी में देखा गया है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें सेट्राजिन की गोली या कोई स्टीरॉयड की गोली लिख के दे देता है। जब तक हम वो दवाई खाते हैं तो वो ठीक रहती है एलर्जी, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें आराम मिलता है, और जैसे ही वो दवाई छोड़ते हैं तो वो एलर्जी दोबारा हो जाती है। तो इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए पहले तो पता होना ज़रूरी है कि किस चीज़ से एलर्जी है, और दूसरी बात जड़ से पता करने के बाद उसको उन्हीं स्पेशल ट्रीटमेंट से ठीक किया जाता है ताकि वो दवाई छोड़ने के बाद दोबारा ना हो। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एलर्जी में यही है कि छोड़ने के बाद दोबारा हो जाती है। आज आप दवाई खाते हैं, आपकी जो खारिश होती है या आपको निशान होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। जब वो सेट्राजिन की गोली का असर 24 से 48 घंटे के बाद कम हो जाता है तो वो दोबारा हो जाती है। तो हमारा जो पर्पस है वो ये है कि वो एलर्जी एक बार दवाई खाने के बाद जब खत्म हो तो परमानेंटली खत्म हो। तो इसी के लिए हम उसी तरह से उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि एलर्जी टेस्टिंग सेंटर है आपका और अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं जैसा कि आपने अभी बताया, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये टेस्ट क्या वाकई बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं? क्या आम आदमी इन टेस्टों को अफोर्ड कर सकता है? और वो क्या खास कारण है? क्योंकि आजकल पैथोलॉजी जो टेस्टिंग सेंटर्स है वो बहुत ज़्यादा हैं, और जलंधर में खासकर अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा टेस्टिंग सेंटर्स हैं। तो जेरथ पैथ लैब्स के लोग क्यों आए? मैम, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो एलर्जी टेस्टिंग होती है हमारी कंपैरेटिवली काफ़ी सब्सिडाइज प्राइसिंग पे होती है, दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद क्या है कि जो ये टेक्नोलॉजी है ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें तो शायद पूरे इंडिया में 10 या 20 ऐसी लैब्स नहीं होंगी जिस पे ये सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होंगी इकट्ठी।
जिस पे आप हर तरह की एलर्जी टेस्ट कर सकें। जो एलर्जी टेस्ट की स्पेसिफिक जो टेक्नोलॉजी है ये इतनी कॉमनली अवेलेबल लैब्स पे नहीं है। अगर आप पूरे पंजाब की बात करें शायद 1 या 2 लैब्स होंगी पूरे पंजाब में जिसमें टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम पूरे इंडिया की बात करें नॉट मोर देन 20 लैब्स, और इंडिया की पॉपुलेशन का साइज कितना है, 20 ऐसी लैब्स नहीं होंगी जिसमें पूरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो इट इज़ वेरी रेयर, मतलब इट इज़ नॉट अ वेरी कॉमन वो कि आप किसी भी लैब पे जाएं, लैब वाला सैंपल लेके वो आगे किसी लैब को रेफर करता है जी। बट जो टेस्टिंग होती है वो स्पेसिफिक लैब्स में ही होती है। और हमारी भी वैसे अब NABL एक्रेडिटेड लैब्स है, NABL एक्रेडिटेड लैब है, NABL एक सर्टिफाइड वो है, और बहुत ही कम ऐसी लैब्स हैं जो पूरे जालंधर में या पूरे पंजाब में आपको NABL एक्रेडिटेड मिलेंगी। तो एक अच्छी क्वालिटी का टेस्ट होता है, साथ में वो टेस्ट इलाज भी दिया जाता है। मेन तो मैंने जैसे बताया टेस्ट का जब तक कोई फायदा नहीं जब तक पेशेंट को इलाज ना मिले। तो बेसिकली हमारे यहाँ टेस्ट भी होता है और उसका ट्रीटमेंट भी होता है। तो जैसा कि डॉक्टर प्रशांत जैरत ने बताया कि जो टेस्ट होते हैं वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से किए जाते हैं और बहुत ही आसान से प्राइजेस पे किया जाता है, बहुत ज़्यादा महंगे टेस्ट नहीं है। तो अगर आपको सही और सटीक रिजल्ट अपने टेस्ट का आप चाहते हैं तो आप जैरत पैथ लैब्स में आके टेस्ट करवा सकते हैं। ना सिर्फ टेस्ट करवा सकते हैं बल्कि उस एलर्जी के क्या कारण है और कैसे उससे बचा जा सकता है, कैसे आगे उसे रोका जा सकता है एक सही इलाज से, वो आप डॉक्टर प्रशांत के पास आके जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो होगी बात टेस्टिंग की। आप कनाडा की बात कर रहे थे कि जैसे कुछ इंसान हैं वो मूव कर जाते हैं अपने पूरे परिवार के साथ, जो परेशानी या जो एलर्जी उसने पूरी ज़िंदगी में फेस नहीं की, वो एकदम से क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो गया, खाना पीना चेंज हो गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तो उसके बाद वो एलर्जी की दिक्कत है उसे कनाडा में जाके सामने आती है। तो कनाडा में अगर कोई पेशेंट बैठा है उसे अगर कंसल्टेशन आपसे चाहिए तो वो कैसे पॉसिबल है? मैम, जैसे मैं अपनी पूरे इंडिया में 200-300 सेंटर पे खुद की OPD करता हूँ ऑनलाइन, इसी तरह से हम कनाडा में भी OPD करते हैं ऑनलाइन। जिस पेशेंट को तकलीफ है तो वो एक तो वो नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर पे आके कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करने के बाद उनका अपॉइंटमेंट एक शेड्यूल किया जाता है ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन आकर पेशेंट अपनी तकलीफ बता सकता है। और उसके बाद हमारे पास प्रोविज़न है कि हम उस पेशेंट को वहीं पे उनकी दवाई प्रोवाइड करा सकते हैं, वहीं मुहैया करा सकते हैं। और दवाई को प्रोवाइड होने में भी 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगते, 2 या 3 दिन का टाइम रहता है जब तक हम इंडिया से उसको पेशेंट को दवाई भेज सकते हैं। तो ये बेसिकली जो कनाडा में एक तो एलर्जी होने के ज़्यादा एलर्जी होने के कुछ कारण हैं, और दूसरा हमने देखा है कि कनाडा में हेल्थ फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल हैं बट वो थोड़ी डिलेड हैं। बिल्कुल, मतलब अगर आज आपको एलर्जी होती है या आपको खारिश होती है, आपको किसी तरह की छोटी एलर्जी की प्रॉब्लम आती है जो कि एक इमरजेंसी नहीं है, तो कनाडा में आपको उस चीज़ के साथ 4 या 5 महीने का अपॉइंटमेंट टाइम मिलेगा। फिर उसके बाद डॉक्टर जो आपको ट्रीटमेंट देता है वो बहुत ही माइल्ड ट्रीटमेंट देता है। कई बार क्या होता है कि मुझे एलर्जी सिवियर है लेकिन डॉक्टर मुझे टाइलेनॉल की गोली दे देता है या मुझे सेट्रिजिन की गोली दे देता है जिससे मेरी एलर्जी ठीक नहीं होती, बिकॉज कई बार वो इनफ नहीं है एलर्जी को ठीक करने के लिए। तो उस केस में थोड़ा एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए होता है और जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए होता है। मुझे खारिश अगर आज हो रही है, मुझे एलर्जी से सफरिंग आज हो रही है, तो मैं 6 महीने बाद जाकर के ट्रीटमेंट लेने का मेरे को कोई सेंस नहीं है कि मैं 6 महीने उस चीज़ से सफ़र करता रहूँ और फिर उसके बाद उसका इलाज कराऊँ। उसका ये सोल्यूशन है कि आप आके ये नीचे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके आपका एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट होता है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। फिर उसके बाद आपकी जो ट्रीटमेंट होता है सिंगल पेशेंट के लिए हम वो ट्रीटमेंट वहाँ पर भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और खास बात, ये जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होता है ये ऑडियो अपॉइंटमेंट होता है या वीडियो अपॉइंटमेंट होता है? ये वीडियो अपॉइंटमेंट होता है। नॉर्मली हमारी वीडियो कॉल से कनेक्ट होता है, नॉर्मली हमारे कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से कनेक्ट होता है। तो इसमें जो क्वालिटी होती है वीडियो की, कम्युनिकेशन की क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है। इट इज़ एज गुड एज मीटिंग द डॉक्टर इटसेल्फ। एंड जो हम अपना प्रॉपर टाइम लेके डॉक्टर पेशेंट की प्रॉब्लम समझते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम समझने के बाद उसको रिकमेंड करते हैं और वो ट्रीटमेंट भी वहाँ पे पेशेंट के वहाँ पे डिलीवर हो जाता है। तो दैट इज़ नॉट ए मच ऑफ ए चैलेंज कि वहाँ पे पेशेंट, बिकॉज सिंगल पेशेंट का ट्रीटमेंट आप वो कर सकते हैं। कई बार पेशेंट खुद यहाँ ट्रैवल करना चाहता है तो वो इंडिया आके भी दिखा सकता है पर्सनली जब वो आए। बट क्या ये इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि पेशेंट इतनी दूर से ट्रैवल करेगा। और अगेन मैंने वो जो बताया आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे अगर आज एलर्जी हुई है, मुझे आज छींकें आ रही हैं, मुझे सांस में तकलीफ आ रही है, मुझे स्किन पे रैशेज हो रहे हैं, तो मैं 6 महीने के लिए वेट नहीं करूंगा इंडिया आने की कि जब तक मुझे आज ट्रीटमेंट चाहिए मेरा।
तो उस केस में हम ट्रीटमेंट उसको वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि अगर आप अब्रॉड में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, आपको किसी तरह की एलर्जी की शिकायत है और आप डॉक्टर प्रशांत से कंसल्टेशन चाहते हैं, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन यहाँ पर अवेलेबल है। नीचे स्क्रीन पर कुछ नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। ये पूरी तरीके से वीडियो अपॉइंटमेंट होता है, पूरे तरीके से बहुत ध्यान से आपकी सारी परेशानी को, सारी बात को सुना जाता है और उसके बाद डॉक्टर प्रशांत खुद कंसल्ट करते हैं। और जैसा कि दवाइयों के बारे में भी बताया, तो डिलीवर भी दवाइयाँ की जाती हैं, जिसमें कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन का वक्त लगता है और 2 से 3 दिन में वो दवाइयाँ आप तक पहुंच जाती हैं। डॉक्टर साहब, एक और ख़ास बात, हम दवाइयों की बात कर रहे हैं कि यहाँ से आप दवाइयाँ डिलीवर करते हैं, वो 2 से 3 दिन में वहाँ पर पहुँच जाती है, पर कनाडा में और ख़ासकर विदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो दवाइयाँ लोगों को दी जाती हैं वो बहुत ज़्यादा माइल्ड होती हैं, और तो ये दवाइयाँ उन पर उसी तरीके से और सही तरीके से असर करेगी, ये इसके बारे में आप कुछ बताएं। मैम, कनाडा के जो हेल्थ सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिले। आज आपको प्रॉब्लम होती है, आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाते हो, अपने कंसल्टेंट के पास जाते हो, वो आपको रेफर करता है हायर इंस्टीट्यूट में इफ़ ही फील्स लाइक, अगर उसको लगता है कि ज़रूरत है, बिकॉज भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो रेफ़र करता है वो आपको। उसके बाद आपका नंबर जब आपके पास स्पेशलाइज कंसल्टेंट के पास आता है, तो जब आपकी बारी आती है तभी आपको वो अपॉइंटमेंट मिलता है। दूसरी बात है कि वहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम के कारण थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का है। पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, 4-6 महीने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से नहीं हो। इंडिया में ट्रीटमेंट बहुत फास्ट है, हमने देखा है। जब आप इंडिया में किसी को दिखाने आते हो तो डॉक्टर आपको फटाफट, अगर आपकी सर्जरी होगी तो आपको 2 दिन में शेड्यूल करके आपकी सर्जरी कर देगा। बिल्कुल। अगर आपको, लेकिन आपके लिए इतना डिलेड ट्रीटमेंट नहीं है। तो उसी तरह से हमारा ट्रीटमेंट भी है कि इट इज़ नॉट अ डिलेड ट्रीटमेंट। जो पेशेंट को रिक्वायर्ड है उस टाइम पे उस तरह की दवाइयाँ उसको भेजी जाती हैं, उस तरह की ट्रीटमेंट उसका किया जाता है, ताकि वो जल्दी ठीक हो और उसको एटलीस्ट अपनी प्रॉब्लम से परमानेंटली एक तो रिलीफ आए। और क्योंकि बहुत जो सिंपल माइल्ड सी दवाइयाँ, सेट्रिजिन, ये सिर्फ एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आज आपको ट्रीटमेंट दिया और ट्रीटमेंट देने के बाद कुछ दिन आपको 2-3 दिन रिलीफ आया, और जब छोड़ा तो आपने, मैं आपको उस ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ जिससे आपका एक्जिमा, आपके छींकें, आपका सांस में, दमे में जो कभी तकलीफ आ रही है, ये परमानेंटली ठीक होंगे। बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है कि महीने 1.5 महीने की दवाई के बाद जब आपका कभी इंडिया प्लान बने तो आप आके दिखाएं, फिर टेस्टिंग कराएं और जो आपका फर्दर ट्रीटमेंट है वो हम फॉलो अप कर सकें। लेकिन इनिशियली एक स्टार्ट करने के लिए ट्रीटमेंट और इमीडिएटली आपको रिलीफ देने के लिए 100% इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं। डॉक्टर साहब, एलर्जी पर दोबारा से आते हैं। एलर्जी की हम बात कर रहे थे, स्किन एलर्जी की हमने बात करी, इसके अलावा फूड एलर्जी भी होती है। कुछ लोगों को वीट से एलर्जी होती है, तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और उसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है? मैम, हमने देखा है बिकॉज हमारी आजकल जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बड़ी चेंज हो गई हैं। डाइटरी हैबिट्स में हमें फास्ट फूड की बहुत आदत हो गई है, हम बाहर से बहुत खाना खाते हैं। बिल्कुल। स्पेशली कनाडा में भी बच्चे घर पे खाना नहीं बनाते। बिल्कुल। और बाहर से जो ईटिंग हैबिट्स हैं बहुत ही हम स्टोर्ड फूड खाने की आदत है। बिल्कुल। फ्रोजन, तो फ्रोजन फूड खाने की आदत है, स्टोर्ड फूड खाने की आदत है, कैंड फूड खाने की आदत है। तो उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, उसके रेडिकल्स। जब इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होती है तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो प्रोन हो जाती है, स्टमक और इंटेस्टाइन, आगे एलर्जी के लिए। जब एक बार सोजिश होती है उसके अंदर, तो अलग जो चीज़ हमें पहले से तंग नहीं कर रही थी, जैसे कि दूध हम बचपन से पी रहे हैं हमें तंग नहीं कर रहा था, गेहूँ हम बचपन से खा रहे हैं हमें तंग नहीं कर रही थी, वो चीज़ें हमें एलर्जी करनी शुरू हो जाती हैं। अब एलर्जी करनी शुरू हो जाती है तो एलर्जी, अगेन जो फूड की एलर्जी 2 तरह की होती है। एक तो वो एलर्जी होती है जो बचपन में शुरू हो जाती है, जैसे बच्चों में हमने देखा है कि गेहूँ की एलर्जी होती है। फिर वो एलर्जी होती है जो हमें अगेन ये प्रेजर्वेटिव्स और कैंड फूड खाने के कारण लेटर स्टेज पे शुरू हो जाती है। तो फूड की एलर्जी में बेसिकली जो सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है उसमें देखा है कि बच्चों में ग्रोथ का फेलियर होता है। ग्रोथ का फेलियर मतलब बच्चे ग्रो करने में उनको दिक्कत आती है, हाइट अचीव नहीं हो पाती, बच्चे बार बार पेट में कंप्लेंट करते हैं। बच्चा कोई स्पेसिफिक फूड सब्सटेंस खाने के बाद कहेगा कि मुझे पेट में कंप्लेंट हो रही है, उसे डायरिया हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं फूड एलर्जी के, जिसमें कि ग्रोथ का फेलियर होता है। बड़ों में जैसे बच्चों में होता है, बड़ों में थोड़े सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। बड़ों में फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम होती है एक सर्टेन फूड सब्सटेंस खाने के बाद। फिर उसके बाद लेथार्जी रहती है स्किन में, पूरे बॉडी में। फिर उसके बाद देखा गया है कि बार बार डायरिया हो जाता है कुछ सर्टेन फूड सब्सटेंसेस के कारण। तो इसलिए अगेन इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि डायग्नोज करना कि किस चीज़ से आपको एलर्जी है। फिर उस चीज़ को हम छुड़वा देते हैं, फिर नहीं तो उसके लिए स्पेशल दवाइयाँ भी होती हैं, आती हैं
ताकि उस फूड सब्सटेंस को कुछ टाइम के बाद दोबारा शुरू किया जा सके। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि कनाडा में भी आप बैठे बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन तो हो जाएगा, पर जो टेस्ट होते हैं क्या वहाँ पर इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है? टेस्ट की फैसिलिटीज वैसे तो वहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन इतनी जल्दी उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो टेस्ट के लिए तो यही पॉसिबल है कि जब पेशेंट इंडिया आएगा तो तब उसका टेस्ट किया जाएगा और उसको एडिशनल जो प्रिकॉशंस हैं वो बता दिए जाएंगे। जो ये पूरा प्रोसेस है ठीक होने का, इसमें दवाइयाँ भी काम करती हैं और इसमें प्रिकॉशंस भी काम करती हैं। तो एटलीस्ट जो अपना पहला स्टेप है वो तो शुरू करवा सकते हो ट्रीटमेंट के साथ। बिल्कुल। बाकी जब आप इंडिया आए तो उसको डायग्नोज कराएं, ठीक है, आके टेस्ट कराएं। टेस्ट में पता लगेगा कि किस चीज़ से एलर्जी है, खाने पीने की जिस चीज़ से एलर्जी है वो चीज़ आपको बंद करनी पड़ेगी। जैसे सपोज आपको रिपोर्ट में दूध से एलर्जी आ गई तो खाली दूध छोड़ने पे ही आपकी काफ़ी प्रिकॉशन से वो एलर्जी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये स्टेप होता है ट्रीटमेंट के बाद। तो पहले अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएं, ठीक है, वहाँ कनाडा में बैठे बैठे ट्रीटमेंट शुरू कराने के बाद आप उसमें अपना आके टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने के बाद पता करें कि किस चीज़ से एलर्जी है। अगर खाने पीने की चीज़ से एलर्जी है तो उसे बंद करें। अगर धूल मिट्टी से, मौसम से, कोई पोलन से, कारपेट से, किसी ऐसी चीज़ से एलर्जी आ जाए जो अनअवॉइडेबल है तो देन वी हैव अ ट्रीटमेंट फॉर दैट आल्सो। जैसे कि आपने कारपेट्स की भी बात की और मैंने भी पढ़ा था एलर्जी के बारे में जब मैं पढ़ रही थी कि डस्ट माइट्स जो होते हैं वो एलर्जी का सबसे बड़ा कारण होते हैं। तो ये कैसे इफेक्ट करते हैं? क्योंकि कनाडा में अगर देखा जाए या विदेशों में अगर देखा जाए तो कारपेट का जो सिस्टम है, वो कल्चर है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर घर में कारपेट्स पाए जाते हैं। तो ये कैसे इफेक्ट करते हैं? मैम, डस्ट माइट एक बैक्टीरिया कीटाणु होता है जो नॉर्मली ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पर सीलन के चांसेस होते हैं। जैसे कनाडा में हमने देखा कि ठंड बहुत होती है, बिल्कुल ठंड होती है और कुछ कुछ मौसम ऐसे होते हैं जैसे 2-3 महीने बिल्कुल बाहर स्नो होती है, धूप तो एक नहीं हल्का आती। सा मॉइस्चर घर में रहता ही रहता है, चाहे जितना हम उसे स्टीम कारपेटिंग कर लें या डायसन के उससे कर लें। तो वो डस्ट माइट एक प्रिकर्सर है एलर्जी के लिए। डस्ट माइट एक बैक्टीरिया है जिससे अगेन एलर्जी शुरू होती है। बहुत ही उसका जो एंटीजन होता है वो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी एलर्जीज को इनिशिएट करता है। उसके लिए मैम एक तो ये किया जा सकता है कि कारपेट्स को, कंबल्स को धूप लगवाएं। दूसरी बात है कि अगर आपको एलर्जी शुरू हो रही है तो हाइपो एलर्जिक मैट्रेसेस आती हैं, हाइपो एलर्जिक पिलोज आते हैं, हाइपो एलर्जिक शीट्स आती हैं। एटलीस्ट जहाँ पे आप सोते हैं, एटलीस्ट जितना टाइम आप 7-8 घंटे सोते हैं तो उस टाइम पे उस एक्सपोजर को अवॉइड करें, उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, हाइपो एलर्जिक मैट्रेसेस और सोफास का। उसके बाद देखा गया कि मैम हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को सजेस्ट करें जिसको बहुत सीवियर एलर्जी है कि घर में कारपेट्स ना करें। उसकी जगह वुडन फ्लोरिंग एक सोल्यूशन होता है कि पेशेंट को कहते हैं कि हम कारपेट हटा के वुडन फ्लोरिंग, बट कई बार ट्रांसफरेबल कारपेट्स हम यूज कर सकते हैं, कारपेट्स यूज कर सकते हैं अगेन। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब 2-3 महीने बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो चीज़ें भी सक्सेसफुल नहीं होती। तो इट इज़ अनअवॉइडेबल काइंड ऑफ इविल जो कारपेट्स हैं। फिर भी अगर जैसे जिन लोगों को बहुत सीवियर एलर्जी होती है, समटाइम्स दे हैव टू रिमूव द एंटायर कारपेटिंग ऑफ होम, मतलब किसी भी तरह के कारपेट्स नहीं यूज़ कर सकते। उस केस में अपने जो मैट्रेसेस, सोफाज, ये सब चीज़ें हाइपोएलर्जिक आती हैं। इनके लिए स्पेशल लिनन आता है जिसमें कि डस्ट माइट नहीं होता। तो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है। आदमी की लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वो है ये कि मतलब आदमी अगर वो चीज़ें शुरू कर जाए, जिसको सुबह उठ के रोज़ सुबह 600 चीखें आती थी, 100 चीखें आती थी, वो चीखें बंद हो जाती हैं, हमने देखा है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि ये डस्ट माइट्स जो होते हैं अगर वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं या लाइफ थ्रेटनिंग वो चीज़ हो गई है तो कारपेट्स को डेफिनेटली आपको रिमूव करना पड़ेगा और प्रिकॉशनली चीज़ें करनी पड़ेगी और ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अच्छा, हम एलर्जी की जब बात करते हैं, कभी कभी ये देखा गया है कि कुछ एलर्जीज जो होती हैं वो गर्मियों में हिट करती है लोगों को, और वहीं जब सर्दियाँ आती है तो वो अलग तरीके से इंसान के शरीर में रिएक्ट करती है। तो जो सीजनल एलर्जी होती है, एक ही इंसान का मतलब वही शरीर है सेम, और अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके से उसे हिट क्यों करती हैं? मैम, एलर्जीज़ 2 तरह की होती हैं। तो खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी होती है। खाने पीने की एलर्जी तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप वो चीज़ सब्सटेंस कंज्यूम करते हो तो अब आपको होती है। जैसे आपको दूध से एलर्जी है तो तब होगी। फिर एक चीज़ होती है मैम पोलन्स की एलर्जी। जो ये सीजनल एलर्जीज़ होती हैं ये होती हैं मोस्टली पोलन्स के कारण। जैसे हमने देखा गया है कि जब ये कटाई का मौसम शुरू होता है मार्च अप्रैल में गर्मियों के मौसम के टाइम, जब गेहूं की कटाई का मौसम शुरू होता है, कई लोगों को एलर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसको कि सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो एलर्जी होती है मोस्टली ये होती है कटाई के हे के कारण, हे फीवर भी कहते हैं। और दूसरी बात है कि पोलन्स का मौसम एक शुरू हो जाता है, पतझड़ का मौसम जैसे होता है अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, इस मौसम में बढ़ जाती हैं। वो होती हैं पोलन्स के कारण। वो होता है पेड़ पौधों के बीज वगैरह जो हैं पूरे एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाते हैं। तो स्पेसिफिकली जैसे मुझे सफ़ेदे के पेड़ से प्रॉब्लम है, यूकलिप्टस से प्रॉब्लम है, तो जब उसका पतझड़ का मौसम आएगा वो बीज मेरे नाक के अंदर जाएगा और मुझे एलर्जी कॉज करेगा।
तो ये सीजनल एलर्जीज होती हैं, मोस्टली होती हैं पेड़ पौधों के कारण। और ये टिपिकली पेशेंट कई बार डिफाइन कर पाता है कि मुझे सर अप्रैल में जून में एलर्जी होती है, तो उसके जस्ट पता बोलने से ही मुझे पता चल जाता है कि उसको किस चीज़ से एलर्जी है। पेशेंट बोलता है मुझे सितंबर अक्टूबर नवंबर में 3 महीने में एलर्जी होती है, तो मुझे पता चल जाता है कि एग्जैक्टली उसके कौन से पोलन से एलर्जी होती है। फिर ये बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं। सपोज अगर मैं खेतों के पास रहता हूँ या बहुत ग्रीनरी है इस एरिया में, पोलन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे चांसेस हैं कि मुझे सितंबर अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा एलर्जी होगी। अगर मुझे गेहूं से और इन सब से एलर्जी है, गेहूं की डस्ट से, नॉट गेहूं से, गेहूं खाने से नहीं, गेहूं की डस्ट से एलर्जी है, तो जब ये कटाई का मौसम शुरू होगा, जब अप्रैल में बैसाखी के आसपास, तो उस टाइम पे मुझे एलर्जी ज़्यादा होगी। तो इन चीज़ों से भी पता चल जाता है कि कौन से सीज़न में आपको एलर्जी हो रही है, कौन से एरिया में आप रहते हैं। तो उस वजह से बहुत ही गर्मियों और सर्दियों की एलर्जीज का बड़ा डिफरेंस है। ये तो बात होगी। अगर हम कनाडा की खास तौर पर बात करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर ठंड होती है और स्नो भी पड़ती है, तो वो जो सर्दियों का जो वक्त होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसमें लोग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, तो उसका क्या कारण है? मैम उसका अगेन सबसे बड़ा कारण तो है कारपेट्स और डस्ट माइट का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात है कि जो पोलन स्ट्रक्चर है इंडिया का और जो पोलन स्ट्रक्चर है कनाडा का, ये बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, जैसे बर्च होता है, ठीक है, कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जिनकी एलर्जीज बहुत कॉमन होती है। वो एलर्जीज वहाँ पे सर्दियों के मौसम के टाइम, जब पतझड़ का मौसम होता है, जस्ट उस टाइम पे बढ़ जाती हैं। या फिर कि स्नो में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे सीलन से एलर्जी होती है। सीलन की एलर्जी होती है मोस्टली फंगस के कारण। फंगस होता है जैसे एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, पेनिसिलम, ये कुछ फंगस होते हैं जिसके कारण सीलन के मौसम के टाइम एलर्जी बढ़ जाती है, जब चीज़ें सूखती नहीं हैं। चलो डेफिनेटली कपड़े तो हम अपने ब्लोअर्स में डाल के या किसी तरह से उसे सुखा लेते हैं, लेकिन घर में कुछ ऐसी परमानेंट चीज़ें होती हैं जैसे गद्दे वगैरह, ये कॉर्नर्स वगैरह जिसमें सीलन अननोइंगली सीलन हो जाती है, तो वो फंगस लग जाती है। घर में कई बार हम देखते हैं कि कई बार एक्चुअली में सीलन आ जाती है, तो सीलन में वो ब्लैक सी ग्रोथ हो जाती है, उसको एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कहते हैं। कई बार वो ग्रीन सी हरे रंग की ग्रोथ होता है, उसे पेनिसिलिनम कहते हैं। तो ये अलग अलग तरह के फंगस हैं जो फिर फर्दर एलर्जी कॉज करते हैं, तो इनसे भी कई बार कॉमनली एलर्जी होती है। और सर्दियों में मोस्ट कॉमन कॉजेज फंगस ही होता है, सीलन। तो एक तरह से फंगस की एलर्जी इसलिए कॉमन होती है ज्यादातर जो आपकी सर्दियों के मौसम के टाइम में, टिपिकली कनाडा की बात करें तो है खास तौर पर, तो उन्हें खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि सर्दियों के मौसम में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहें और साफ़ सफाई का पूरे तरीके से, प्रॉपर तरीके से ख्याल रखा जाए। डॉक्टर साहब, कंसल्टेशन की बात हो गई, ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवर भी हो जाएंगी, ये भी बात होगी, लेकिन अगर किसी इंसान को कनाडा में ही वो दवाइयाँ चाहिए जो आप प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या वो पॉसिबल है? जो आप प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो कनाडा में मेडिसिन अवेलेबल हैं? मैम एट सर्टेन कॉस्ट फार्मेसीज़ में कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो अवेलेबल हो सकती हैं फार्मेसी में, नहीं तो इंडिया से लोग अपने रिलेटिव से और उससे मंगवा सकते हैं। और कुछ मेडिसिन डायरेक्टली इंजेक्टेबल भी सप्लाई हो जाती हैं, जैसे कुछ स्पेशल आज इंजेक्शंस आ गए हैं, जैसे कि हम बात करें तो ओमालिजुमैब, डॉक्सीपेंट, ये बहुत ही स्पेशल इंजेक्शंस हैं अभी जो यूएस में अवेलेबल हैं इजीली। कनाडा में थोड़ी सी उसकी अवेलेबिलिटी कम है, तो वो इंजेक्शंस हैं जो स्पेशली उन एलर्जीज को ट्रीट कर सकते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग है, तो वो इंजेक्शंस भी हम अवेलेबल करवा सकते हैं। नहीं तो पेशेंट यहाँ पे आके, अगेन मैंने जैसे आपको बताया, जब इंडिया आए तो ट्रैवल करे तो तब ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अदरवाइज दे कैन बी प्रोवाइडेड ओवर देयर एट सर्टेन कॉस्ट। इट इज अवेलेबल इन अमेरिका आल्सो, इट इज अवेलेबल इन कनाडा आल्सो। अच्छा, एक और खास बात, हमने सीजनल एलर्जीज की बात कर ली कि जब कटाई का सीज़न होता है या जब सर्दियों का मौसम होता है तो ज़्यादा इंसान को अफेक्ट करती है, पर एक एलर्जी हम कहेंगे एक प्रॉब्लम है, वो 12 महीने खास तौर से इंडिया में तो देखी गई है कि सुबह सुबह उठते हैं किसी को छींकें आना शुरू हो जाती है, और वो छींकें कंटिन्यूसली 8 से 10 आती हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है? क्या वो भी एक एलर्जी? वो भी एक एलर्जी है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज अगेन होता है डस्ट माइट। डस्ट माइट का एक्सपोजर होता है सारी रात, हम जैसे सोते हैं, दिन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रात को जब मैं सोता हूँ तो मुझे डस्ट माइट का एक्सपोजर होता है अपनी मैट्रेसेस से, अपने पिलोज से, अपनी शीट से जो हम ऊपर लेते हैं। जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो इमीडिएटली 10 छींकें, 20 छींकें, 50 छींकें आती हैं किसी को। 1-2 घंटे में वो एक्सपोजर कम हो जाता है जब हम उठ जाते हैं और वो सेटल डाउन हो जाती हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ डस्ट माइट की एलर्जी से होता है ये। सारी बातें हो गई, एलर्जी के बारे में भी हमने जान लिया, कारण भी देख लिए, ट्रीटमेंट की भी बात हो गई, कंसल्टेशन की भी बात हो गई। आखिर में हम चाहते हैं आप इसे लेकर एक मैसेज व्यूअर्स तक पहुंचाएं कि वो कैसे ख़ास तौर पर इसे समझ सकते हैं और इसके प्रति जागरूक हो सकते हैं। मैम एलर्जी के लिए तो मेरा सबसे बड़ा मैसेज है कि एलर्जी इलाज से ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है। एलर्जी कोई लाइलाज बीमारी नहीं, जैसे कई डॉक्टर आपको कहते हैं कि कोई बात नहीं, एलर्जी में आप सेट्रिजिन की गोली खाएं
और सारी उम्र अगर आप ये गोली खाते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। एलर्जी का इलाज हो सकता है, एलर्जी को डायग्नोस किया जा सकता है कि एलर्जी आपको किस चीज़ से है। डायग्नोस करने के बाद अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये 100% इलाज होने वाली बीमारी है और इससे आपको सफ़र करने की सारी उम्र कोई ज़रूरत नहीं है। इसका आप इलाज चाहे इंडिया में बैठ के कराएं, चाहे आप कनाडा में बैठ के कराएं, इसका इलाज संभव है। एक बार इसका इलाज लेने के बाद आपको दोबारा एलर्जी नहीं होगी और इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने इलाज बंद किया और आपको दोबारा एलर्जी हो गई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसमें ज़्यादा सफ़र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी एलर्जी आज आपको कनाडा में है, आपको इंडिया में है, आप यहाँ बैठ के इसका इलाज आज के आज शुरू करवा सकते हैं। आप इसे कंसल्ट करें, इसका इलाज लें ताकि ये आगे जाके बीमारी बढ़े ना। क्योंकि सबसे बड़ी एलर्जी में प्रॉब्लम है कि एलर्जी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है एलर्जी सीवियर होती जाती है और बाद में एक सर्टेन स्टेज पे आके एलर्जी जब दमे से भी ऊपर बढ़ जाती है तो वो लाइलाज हो जाती है। तो एलर्जी को कोई हल्के में ना लें, इसका आज ही इलाज कराएं और यहीं बैठे बैठे ही आप इलाज कराएं। वेल, थैंक यू डॉक्टर प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और एलर्जी को लेकर इतना खुलकर बात करने के लिए और व्यूवर्स को बताने के लिए कि कितनी सीवियर ये हो सकती है और सही समय पर इसके बारे में जानकर सही तरीके से अगर आप इलाज कराएंगे तो कोई भी जो बीमारी है वो आपको इस तरीके तक परेशान नहीं कर पाएगी। फिलहाल आप देखते रहिए टीवी पंजाब।